आइए आज हम स्टडी करेंगे आणविक कक्षकों का निर्माण, परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे। तो आणविक कक्षकों का निर्माण, जो परमाणु से अणु बने थे, तो जो अणु बने थे उनके कक्षकों की बात हो रही है। तो आणविक कक्षकों का निर्माण, परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग, मतलब आणविक कक्षकों का जो निर्माण हो रहा है वो किस तरह हो रहा है। जो परमाणु है, परमाणु मिलकर अणु बनते हैं, तो जो परमाणु हैं उनके कक्षकों का रेखीय यानी सरल रेखा में संयोग यानी मिलन हो रहा है, उस आधार पर आणविक कक्षक बन रहा है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहा है जैसा आप जानते हैं तरंग यांत्रिकी के अनुसार परमाणु कक्षक को एक तरंग फलन यानी काई के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो ये चीज हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण जब पढ़ा था हमने पीछे, तो ये चीज आई थी। तो उसी आधार पे कह रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं तरंग यांत्रिकी, तरंग यांत्रिकी का मतलब वेव फिजिक्स एक तरह से कह सकते हैं। वेव मीन्स तरंग, यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स, फिजिक्स नहीं मैकेनिक्स। तो वेव मैकेनिक्स के अंतर्गत जो है अगर हम अध्ययन करें तो कह रहा है कि उसके अनुसार परमाणु कक्षक को एक तरंग फलन यानी काई के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो परमाणु कक्षक को जो है एक तरंग फलन के रूप में यानी काई के रूप में दर्शाया जा सकता है। यह फलन इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को दर्शाता है। तो ये जो फलन है ये क्या है, यह इलेक्ट्रॉन जो तरंग है उसके, यह फलन इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम यानी एम्पलीट्यूड को दर्शाता है तथा इसे श्रोडिंगर समीकरण के हल द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जैसा हमने बताया कि पीछे श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़े थे, तो देखिए वही श्रोडिंगर समीकरण की बात आ गई। परंतु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले निकाय के लिए श्रोडिंगर समीकरण का हल नहीं किया जा सकता। तो इसको ध्यान देना है कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए, निकाय के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल नहीं किया जा सकता है। इसलिए आणविक कक्षक जो अणुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन है को श्रोडिंगर समीकरण के हल से सीधे प्राप्त करना कठिन है। तो जाहिर सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं लग पा रहा है। तो अगर हम अणुओं की बात करें तो जाहिर सी बात है कि परमाणु से मिलकर अणु बना है, तो इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो जाएंगे, तो श्रोडिंगर समीकरण से सीधे हल करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इस कठिनाई का निराकरण एक सन्निकट यानी अप्रोक्सीमेशन विधि के सहारे किया जाता है, कि मतलब उसके नजदीकी उत्तर को मान लिया जाता है। अप्रोक्स का मतलब उसके नजदीकी, सन्निकट। इस विधि को परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग या अंग्रेजी में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCAO शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो आइए हम एक समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु, समनाभिकीय मतलब नाभिक बराबर है, और द्विपरमाणुक अणु है, तो द्विपरमाणुक अणु को जो है H2 पर इस विधि का अनुप्रयोग करते हैं। वो अणु कौन सा है द्विपरमाणुक? H2, H के दो परमाणु। तो अब इसको देखते हैं। तो कह रहा है मान लें कि हाइड्रोजन अणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं A तथा B से बना है। तो A और B दो हाइड्रोजन परमाणु है, दोनों परमाणु एक समान ही है, क्योंकि समनाभिकीय मतलब जाहिर सी बात है कि जब एक ही परमाणु है तो नाभिक बराबर होंगे। केवल सुविधा के लिए उन्हें A तथा B से चिन्हित किया गया है। दोनों परमाणु वैसे एक ही है और समान है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में उसके 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। 1H1 लिखा जाता है, तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन है, और पहली कक्षा 1s होती है, तो 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इन परमाणु कक्षकों को हम तरंग फलनों काई A तथा काई B द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इन परमाणु कक्षकों को, दो परमाणु हैं हाइड्रोजन के, तो पहले परमाणु को के तरंग फलन को काई A तथा दूसरे परमाणु के तरंग फलन को
काई बी द्वारा व्यक्त करते हैं। गणितीय रूप से आणविक कक्षकों को परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग व्यक्तिगत परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों काई ए तथा काई बी के योग या अंतर द्वारा किया जाता है, जैसा नीचे दर्शाया गया है। तो ये कह रहा है कि गणितीय रूप में जो आणविक कक्षक हैं तो परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग व्यक्तिगत परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों काई ए तथा काई बी के योग तथा अंतर द्वारा प्रकट लिखा जाता है, जो नीचे दिया गया है। तो देखिए काई MO बराबर काई ए प्लस माइनस काई बी, जैसा बताया है कि जोड़ या घटाव द्वारा हम लोग लिखते हैं। MO का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षक हिंदी में बोलेंगे। M का मतलब मॉलिक्यूलर, O का मतलब ऑर्बिटल, हिंदी में इसको आणविक कक्षक कहेंगे। तो काई MO इक्वल टू काई ए प्लस माइनस काई बी। इस प्रकार दो आणविक कक्षक सिग्मा तथा सिग्मा स्टार प्राप्त होते हैं। तो दो आणविक कक्षक होंगे, एक सिग्मा स्टार, प्लस वाले को सिग्मा मान लिया और जो माइनस किया गया है काई ए प्लस काई बी वाले को सिग्मा, काई ए माइनस काई बी वाले को सिग्मा स्टार लिखा है। परमाणु कक्षकों के योग से बनने वाले आणविक कक्षक सिग्मा को आबंधन आणविक कक्षक या परमाणु कक्षकों के अंतर से बनने वाले आणविक कक्षक सिग्मा स्टार को प्रति आबंधन यानी एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक कहते हैं, जैसा हमने पीछे पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर चित्र बनाया गया है, तो इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दो परमाणु क्रमशः ए तथा बी पर केंद्रित परमाणु कक्षकों काई ए तथा काई बी के रैखिक संयोग से आबंधन सिग्मा तथा प्रति आबंधन यानी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार आणविक कक्षकों का निर्माण। तो कैसे हो रहा है देखिए, यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब ये ऊपर है तो इसका मतलब इसकी ऊर्जा ज्यादा है, ये नीचे है तो इसका मतलब इसकी ऊर्जा कम है। तो देखिए बढ़ती ऊर्जा का क्रम इस प्रकार है। तो ये परमाणु कक्षक कौन सा है, काई ए, इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन है काई ए में, 1s1 है, तो उसमें पहली कक्षा 1s होगी और 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा हाइड्रोजन के लिए, तो ये काई ए हो गया। अब काई ए में देखिए क्या है कि ये सिग्मा स्टार है, यानी ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, कहने का मतलब प्रति आबंध सिग्मा स्टार है। तो काई ए माइनस काई बी था हमारा सिग्मा स्टार, ये आणविक कक्षक है हमारा। और इसी प्रकार ये जो सिग्मा था जिसमें आबंधन कक्षक था यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल था, तो यहाँ पर सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी है। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा में काई ए प्लस काई बी है, इसका मतलब कि जो दो हमारे पास परमाणु हैं हाइड्रोजन के 1h1 और 1h1, तो दोनों में एक एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब जोड़ा गया तो एक एक इलेक्ट्रॉन दो हो गए, तो दो इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं विपरीत चक्रण के। ऐसे में देखिए माइनस लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें एक को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए काई ए है, यहाँ पर काई बी है, विपरीत चक्रण के हैं। देखिए काई ए इधर है, काई बी इधर है। ये पहले हाइड्रोजन परमाणु के लिए है, मान लीजिए दूसरे के लिए, क्योंकि इसमें ए लिखा है तो पहला हाइड्रोजन परमाणु होगा, इसमें बी लिखा है तो ये दूसरा होगा। तो इनको देखो समान बराबर पर रखा गया है, इसका मतलब ये है कि इनकी ऊर्जा समान है और ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ेगी, नीचे की ओर ऊर्जा घटेगी। तो यहाँ पर देखिए बंध बना है, तो हमने बताया था कि जब कोई बंध बनता है तो बंध बनने में ऊर्जा बाहर निकलती है और वही बंधन ऊर्जा होती है, तो वो बंध को मजबूत करती है। तो जाहिर सी बात है कि जो बंध बना तो बंध बनने में ऊर्जा निकली, इसका मतलब कि कुछ ऊर्जा की कमी हुई, इसका मतलब ऊर्जा कम होगी बंध बनने वाले के पास। तो देखिए इसको नीचे दिखाया गया है बंध वाले को, तो इसमें ऊर्जा कम है। और इसको देखिए बिना बंध वाले को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल या प्रतिआबंध ऑर्बिटल को ऊपर दिखाया गया है, इसका मतलब इसकी ऊर्जा ज्यादा है क्योंकि इससे ऊर्जा निकली नहीं है। तो ये काई ए हो गया, एक काई बी हो गया,
यहाँ पर देखिए माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया गया। इसमें देखिए विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, क्योंकि एक पहले हाइड्रोजन काई ए वाले का होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन काई बी वाले का होगा, जिसका तरंग फलन काई बी है, पहले का तरंग फलन काई ए है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो आबंधन कक्षक जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम है, देखिए लिख भी दिया, यहाँ लिख दिया प्रति आबंधन कक्षक यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों से अधिक है। क्यों अधिक है क्यों कम है हमने बता दिया आपको। अब आगे देखते हैं, गुणात्मक तौर पर आणविक कक्षकों का बनना संयोग करने वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन तरंगों के रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव तथा विनाशी यानी डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस के रूप में समझा जा सकता है। तो देखिए व्यतिकरण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो अभी हम केवल साधारण भाषा में समझेंगे और आगे इसका डिटेल बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो मान लीजिए ये कोई तरंग है, इस तरह तरंग है, तो अगर इसके ऊर्जा मतलब इसके समकक्ष अगर सन्नादि जिसको बोलते हैं समकक्ष तरंग बना दी जाए, जैसे इसमें यहाँ पर ढलान है तो इस तरह से कोई तरंग बनाई जाए कि यहीं पे ढलान आ जाए, यहाँ पे उछाल आ जाए, यहाँ पे ढलान आ जाए, फिर यहाँ पे उछाल आ जाए, तो इसको बोलेंगे रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव। और अगर मान लीजिए कोई तरंग है कि इस तरह हो जाए कि यहाँ पे ढलान आए और यहाँ पे उछाल आ जाए, फिर यहाँ पे ढलान, फिर यहाँ पे उछाल, फिर यहाँ पे ढलान, मतलब इस जो पहली वाली मुख्य तरंग है उसके विपरीत, जैसे यहाँ पे ढलान है तो इसमें देखिए तीसरे वाले में यहाँ पे उछाल है, तो इसको विनाशी यानी डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। यानी जो दूसरी हमने बनाई तो देखिए पहली वाली से मिल करके उसकी ऊर्जा को बढ़ा रही है, जबकि दूसरी वाली उसके विरुद्ध है, यहाँ पे ढलान होना चाहिए तो यहाँ पर उछाल है, तो इसे विनाशी या डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण बोलते हैं। तो इस प्रकार से व्यतिकरण को अभी मोटी मोटी भाषा में समझ लीजिए, आगे हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। तो आबंधन आणविक कक्षक के निर्माण में आबंधी परमाणुओं की 2 इलेक्ट्रॉन तरंगें एक दूसरे को प्रबलित करती हैं, जैसा अभी हमने तरंग बना करके दिखाया, अर्थात इनमें रचनात्मक व्यतिकरण होता है। तो रचनात्मक व्यतिकरण होता है मतलब उसका सहयोग करती है। दूसरी ओर प्रति आबंधन आणविक कक्षक के निर्माण में ये इलेक्ट्रॉन तरंगें एक दूसरे को निरस्त करती हैं, जैसा हमने बताया था कि एक में ढलान था तो दूसरी में उछाल हो जा रहा था। तो एक दूसरे के जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं प्रतिबंध आणविक कक्षक हैं, तो उनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की तरंगें हैं वो एक दूसरे को निरस्त करती हैं, अर्थात इनमें विनाशी व्यतिकरण होता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, इनके परिणाम स्वरूप आबंध आणविक कक्षक में अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व आबंधी परमाणु के बीच अवस्थित होता है। जाहिर सी बात है कि रचनात्मक रूप से बढ़ते हैं यानी अपनी तरंग का सहयोग करती है, तो जो आबंधी आणविक कक्षक हैं उनमें अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व आबंधी परमाणु के बीच अवस्थित होता है, मतलब जो आबंधित परमाणु उनके बीच में ही घनत्व ज्यादा होता है। नाभिक के बीच प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, नाभिक के बीच जो प्रतिकर्षण होगा वो भी बहुत कम होता है, जबकि प्रति आबंधी आणविक कक्षक में अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों नाभिकों के बीच के छेद से दूर अवस्थित होता है। जैसे हमने तरंग बनाया था कि एक तरंग मान लीजिए इस तरह जा रही है तो दूसरी इसका उल्टा इस तरह जाएगी कि इसमें ढलान है तो यहाँ पर उछाल रहेगा, तो ये घनत्व दोनों के बीच में नहीं दूर स्थित होता है। तो वही कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप आबंध आणविक कक्षक में अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व आबंधी कक्षकों के बीच अवस्थित होता है, नाभिक के बीच प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, जबकि प्रति आबंधी आणविक कक्षक में अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों नाभिकों के बीच के छेद से दूर अवस्थित होता है। तो बीच का छेद तो ये है, लेकिन देखिए घनत्व यहाँ और यहाँ ज्यादा है, और जो आबंधी होगा उसका इस तरह चलेगी तरंग, इस तरह से।
तो देखिए यह नीचे इसमें भी है तो नीचे इसमें भी है, तो घनत्व तो जहां भी होगा पूरा होगा। तो वही कह रहा है कि जबकि प्रतिआबंधी इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों नाभिकों के बीच किससे दूर आवर्तित होता है। वास्तव में दोनों नाभिकों के मध्य एक निष्पन्द तल यानी नोडल प्लेन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। तो ये ध्यान देना है कि वास्तव में दोनों नाभिकों के मध्य एक निष्पन्द तल होता है जिसको नोडल प्लेन अंग्रेजी में बोलते हैं। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। मान लीजिए नाभिक है, ये नाभिक है, तो यहाँ पर कहीं बीच में ऐसी जगह होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। अतः नाभिक के बीच उच्च प्रतिकर्षण होता है। तो इससे क्या होता है कि चूंकि अब हमको तो ये पता ही है कि नाभिक जो है उनमें प्रोटॉन होते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, समान चार्ज प्रतिकर्षित करते हैं। तो अतः नाभिकों के बीच उच्च प्रतिकर्षण होता है। आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिकों को परस्पर बांधे रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। अतः ये अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इससे क्या होता है कि ये अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार एक आबंधन आणविक कक्षक उन परमाणु कक्षकों से सदैव कम ऊर्जा रखता है। तो जाहिर सी बात है कि आबंधन वाले अणु में हमने आपको बताया कि जब बंध बनेगा तो कुछ ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, तो आबंध की ऊर्जा कम हो जाएगी। जब कम रहेगी तो ज्यादा स्थायी रहेगा। तो इसीलिए उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि बाहर ऊर्जा निकल जाती है, जिसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। वही उस बंध को मजबूत करने का काम करती है। तो इस प्रकार एक आबंध आणविक कक्षक उन परमाणु कक्षकों से सदैव कम ऊर्जा रखता है। क्यों कम ऊर्जा रखता है उसका बता दिया गया। जिनके संयोग से वह बनता है, जिनके संयोग से बनता है उससे आबंध कक्षक की ऊर्जा कम होती है। इसके विपरीत प्रतिआबंध आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन अणु को अस्थायी कर देते हैं। प्रतिआबंध कक्षक में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अणु को अस्थायी कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिकों के बीच आकर्षण इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण से कम होता है। तो ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन और नाभिकों के बीच जो आकर्षण है, तो इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण से कम होता है। तो आकर्षण इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कम होता है जितना इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है, और इससे ऊर्जा में सकल वृद्धि होती है। जिससे क्या होता है कि ऊर्जा में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है कि प्रतिकर्षण जो है इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिक के बीच आकर्षण इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण से कम होता है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण कम होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। इससे ऊर्जा में सकल वृद्धि होती है, मतलब कुल मिला के वृद्धि होती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रतिआबंधन कक्षक यानी एंटी बॉन्डिंग कक्षक जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है कि ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से उतनी मात्रा में अधिक हो जाती है जितनी मात्रा में आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि जितना बंध बनाने वाले कक्षक की ऊर्जा कम होगी उतनी ही एंटी बॉन्डिंग प्रतिआबंध कक्षक की ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इस प्रकार दोनों आणविक कक्षकों की कुल ऊर्जा वही रहती है जो दो मूल परमाणु कक्षकों की होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कक्षकों एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग वाले को अगर देखा जाए तो कुल ऊर्जा समान रहती है, बस इतना होता है कि बॉन्डिंग वाले की कम हो जाती है और उतना ही कम होती है जितना एंटी बॉन्डिंग यानी प्रतिआबंध आणविक कक्षक की ज्यादा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें यानी लिमिटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कंडीशन मतलब शर्तें।
ठीक, लिमिटेशन नहीं, कंडीशन। तो परमाणु कक्षकों के संयोग की शर्तें। तो परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग से आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं। पहली शर्त क्या है? संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा समान या लगभग समान होनी चाहिए। तो इतना ध्यान देना है कि जो संयोग करने वाले परमाणु कक्षक हैं उनकी ऊर्जा या तो समान हो या लगभग समान हो। इसका तात्पर्य है कि एक 1s कक्षक दूसरे 1s कक्षक से संयोग कर सकता है, परंतु 2s कक्षक से नहीं, क्योंकि 2s कक्षक की ऊर्जा 1s कक्षक की ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। यह सत्य नहीं है कि परमाणु भिन्न प्रकार के हैं। तो जायज बात है कि 1s से 1s मिलेगा, 1s से 2s नहीं मिलेगा, क्योंकि 2s की ऊर्जा 1s से कहीं अधिक होती है। यह सत्य नहीं है यदि परमाणु भिन्न प्रकार के, और ये बात जो कही जा रही है यह सत्य नहीं है अगर परमाणु भिन्न प्रकार के। यह ध्यान देना है, समान प्रकार के परमाणुओं में यह नियम बताया जा रहा है। अब दूसरा देखिए क्या है, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की आणविक कक्ष के परतः समान सममिति होनी चाहिए। अब जो दो संयोग करने वाले परमाणु हैं, तो जो आणविक कक्षक है उनके परितः है उनकी सममिति समान होनी चाहिए, सिमेट्री सेम होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये दूसरे प्रकार का सिमेट्री रखता है, सममिति रखता है या दूसरे प्रकार की। तो जियोमेट्री सेम होनी चाहिए, सिमेट्री उसकी सेम होनी चाहिए। तो अब देखिए आगे पढ़ते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार जेड कक्ष को आणविक अक्ष मानते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग क्या मानते हैं? जेड अक्ष को आणविक अक्ष मानते हैं। इसको ध्यान देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम जेड अक्ष को आणविक अक्ष मानेंगे, इसको ध्यान देना। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि समान या लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक केवल तभी संयोग करेंगे जब उनकी सममिति समान है। तो ध्यान देना है, पीछे हम लोग यहाँ पढ़ भी चुके हैं कि जब सममिति समान होगी तभी वो संयोग करेंगे, अन्यथा नहीं तो नहीं करेंगे। अगर सिमेट्री सेम नहीं है तो नहीं करेंगे। उदाहरणार्थ जैसे 2pz परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु के 2pz कक्षक से संयोग करेगा, परंतु 2px या 2py कक्षकों से नहीं, क्योंकि उनकी सममितियां समान नहीं है। तो ये ध्यान देना है, पीछे भी अंडरलाइन करिए और यहाँ भी कर लीजिए। तो ध्यान देना है कि 2pz से ही करेगा, 2px और 2py से नहीं करेगा, क्योंकि 2px और 2py की अक्ष दूसरी है, यानी उसकी सममिति दूसरी है। अगला पॉइंट क्या है कि संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों को अधिकतम अतिव्यापन करना चाहिए। तो जो संयोग करने वाले हैं कक्षक हैं उनकी ओवरलैपिंग अधिकतम होनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा भाग उनका एक दूसरे पर अतिव्यापित हो, यानी ओवरलैप हो, यानी एक दूसरे से मिले। जितना अधिक अतिव्यापन होगा आणविक कक्षकों के नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व तो उतना ही अधिक होगा। तो जितना अधिक अतिव्यापन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है उतना ही ज्यादा होगा। इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर कुछ फिगर बनाए गए हैं, तो इनको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है चित्र 4.20 का 1s परमाणु कक्षकों। तो 1s परमाणु कक्षक है का में, तो देखिए ऊर्जा लिखी गई है, सेम वैसे ही है, ऊर्जा है, ये 1s कक्षक है जैसा वहाँ पे लिखा था। काई ए और काई बी यहाँ लिखा था, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन के कक्षक थे तो 1s लिख दिया। तो ये 1s कक्षक है एक ए वाले परमाणु का, ये 1s कक्षक है बी वाले परमाणु का, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये इसमें चक्रण नीचे की ओर है तो इसमें चक्रण ऊपर की ओर है। अब ये आणविक कक्षक है, तो आणविक कक्षक में देखिए यही जो
बंध वाले थे तो यहाँ पर काई ए प्लस काई बी था, यानी दोनों जोड़ा गया था तो दोनों के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर घटाया गया था तो एक इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये सिग्मा 1s लिखा गया है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है यानी आबंध कक्षक है। यहाँ पर देखिए जो है सिग्मा स्टार 1s लिखा गया है क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग कक्षक है यानी प्रतिआबंध कक्षक है। इसको ऊपर दिशा दर्शाया गया है, ये ऊर्जा का मतलब ऊपर बढ़ रही है क्योंकि तीर लगा है, तो इसका मतलब है कि इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसकी कम है। क्यों है कम इसकी और क्यों है ज्यादा, पीछे हम लोग पूरी व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं। अब ये चित्र में इस तरह दिखाया गया है। अब इसको देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है, ये है 1s ऑर्बिटल, यह है 1s ऑर्बिटल, यहाँ पर घटाया गया, ये नाभिक है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर घटाया गया तो ये कंडीशन बनेगी प्लस और माइनस की प्रतिआबंध सिग्मा आणविक कक्षक, ये जो बना था ना सिग्मा स्टार। और इसमें जो है देखो यहाँ पर घनत्व मतलब घटाया गया है तो इस तरह लिखेंगे प्लस माइनस को। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा गया प्लस प्लस को, ये बिल्कुल सेम चीज है, यहाँ भी सेम चीज, यहाँ बस इसमें घटाया गया इसमें जोड़ा गया। तो घटाने पे देखिए इस तरह से बनाया गया है प्लस माइनस को, और जोड़ने पे देखिए दोनों मिल गए हैं तो इसका घनत्व बढ़ गया। तो आबंधित सिग्मा आणविक कक्षक, ये आबंधित सिग्मा आणविक कक्षक है, ये प्रतिआबंधित यानी बिना बंध वाला सिग्मा आणविक कक्षक है जिसको स्टार से दिखाया गया। अब देखिए 2px के लिए 2pz है, 2pz है तो ये एक इलेक्ट्रॉन है परमाणु कक्षक में, 2pz है एक इलेक्ट्रॉन है परमाणु कक्षक में। अब यहाँ पर देखिए आबंधी है तो दोनों को जोड़ा गया तो विपरीत चक्रण के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, यहाँ घटाएंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखिए उसी तरह दिखाया गया, इसकी संरचना कुछ अलग होगी पी वाले की यस वाले से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह, क्योंकि पी वाला डमरू के आकार का होता है और यस वाला गोला आकार का होता था, यस कक्षक तो गोलाकार दिखाया गया है, पी वाला डमरू के आकार का होता था डमरू आकार दिखाया गया, पीछे हमने बताया गया था। तो यहाँ पर प्लस ये माइनस लिखा गया, बीच में देखिए यहाँ पर डाट लगाया गया कि यहाँ पर घनत्व कम है। तो ये 2pz हो गया, 2pz से घटाया गया तो इसको इस तरह घटाने को दिखाया गया, देखिए माइनस और ये प्लस छोटा सा दिखाया गया, यहाँ पर माइनस और ये प्लस बड़ा सा दिखाया गया। इस प्रकार से स्टार करके लिखा गया कि प्रतिआबंधन सिग्मा आणविक कक्षक। ये संरचनाएं हैं वैज्ञानिकों ने ऐसे बना के कि ताकि हमको पता चले। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा गया है दोनों को 2pz और 2pz को, तो इस प्रकार संरचना बनाई गई कि प्लस यहाँ पर घनत्व अच्छा हो गया, माइनस माइनस वाला बाहर हो गया, तो सिग्मा 2pz और ये सिग्मा स्टार 2pz। तो इस प्रकार से बनाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर आ गया, ये आ गया 2px, तो ये p है 2px है और ये भी 2px है, दिख नहीं रहा 2px देखिए लिखा है। तो ये 2px दूसरा कोई एक परमाणु है, 2px मतलब किसी उसी परमाणु के कोई दूसरा परमाणु है। तो यहाँ पर एक विपरीत चक्रण का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऊपर चक्रण है, यहाँ पर नीचे, यानी यहाँ पर क्लॉकवाइज, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के घूमने के विपरीत है, इसमें घड़ी के घूमने की दिशा में। तो यहाँ पर देखिए घटाया गया तो 2px में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया गया, यहाँ पर 2px में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के दिखाए गए हैं, थोड़ा घना बना दिया तो समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए घटाया गया तो यहाँ पर 2px है तो x अक्ष में देखिए दिखाया गया, x अक्ष इसको माना है, और यहाँ पर z था तो z अक्ष इसको माना है, x अक्ष इसको, z अक्ष इसको, और इसको y अक्ष मानते हैं। पीछे फिगर बना था तो हमने बताया था। और इसको का मतलब ये कोण कोई अलग नहीं होगा, सब x y z एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होंगे, इसको ध्यान देना। तो ये देखिए बन गया, तो 2px में घटाया गया है तो इस प्रकार से दिखाया जाएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस है ये माइनस तो प्लस और माइनस, और ये प्लस है माइनस तो उल्टा कर दिया माइनस और प्लस, मतलब एक दूसरे से व्यतिकरण में अलग धारा में बह रहे हैं दोनों। तो प्रतिआबंध पाई आणविक कक्षक है, पाई है, पी ऑर्बिटल है तो पाई बनेगा। पार्श्व अतिव्यापन है, पार्शियल अतिव्यापन तो उसी तरह पार्शियल है। और इसको देखिए प्लस करके लिखा गया है तो इसमें देखिए प्लस है या माइनस, बस दिखाने का तरीका अलग अलग।
तो इस प्रकार से हम लोग इनको समझते हैं। अब अगली हेडिंग हमारी आ जाती है आणविक कक्षकों के प्रकार। इसका अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।